नमस्कार दोस्तों। बीते हफ्ते में मार्केट में बुल्स ऐसा एक बार लग रहा था कि थक गए हैं या एग्जॉस्टेड है, वो पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स उनके फेवर में थे और अगर आप ऑप्शंस डेटा में देखेंगे तो जो पुट राइटर थे वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे, कॉल राइटर बहुत दूर 24,500 पे थे। उसके बावजूद मार्केट में एक बड़ी तेजी या ब्रेकआउट या रैली नहीं बनी। कई सारे इसमें सवाल उठे। अगर आप वीकली डेटा देखें 22 से 26, चूंकि 4 दिन का वीक था, तो मार्केट बहुत मामूली सा 0.5% डाउन बंद हुआ, लेकिन वीक के दौरान काफी उठापटक इसमें होती रही। इंडाइसेस पे अगर आप देखेंगे तो फार्मा डिफेंसिव काफी अच्छा प्ले किया, उसके बाद हेल्थ केयर भी उसमें गया, लेकिन बाकी स्टॉक्स में दिक्कत थी। आईटी 4% गिरा, मेटल 4% गिरा। तो मार्केट जिसको करेंगे, एक जिसको दमदारी के साथ ऊपर जाना चाहिए तो वो नहीं हुआ। वीकली एफआई डेटा हम देखेंगे तो वहां पे भी कोई बहुत नेगेटिव नहीं था। इनफैक्ट एफआई तो बहुत नॉर्मल थे, 2 दिन तो उन्होंने हल्की हल्की खरीदारी भी की। तो एफआईआई भी नहीं कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैक्रो पिक्चर भी स्टेबल है, फिर भी उन्होंने नहीं खरीदा। ये एक मार्केट के लिए चिंता की बात है। ऐसे में 3 सवाल मेरे मन में उठे। पहला सवाल यह है कि मार्केट खुश क्यों नहीं है। कच्चा तेल $73 पे, करेंसी ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा ईरान इरा और यूएस से नहीं आ रही है, तब मार्केट क्यों खुश नहीं है। दूसरा सवाल है कि अब Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या अंदाजा लगाना चाहिए, किस तरह के हो सकते हैं, और टेक स्टॉक्स की अमेरिका, ताइवान और कोरिया में पिटाई क्यों हो रही है। इन सवालों का जवाब हमें चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या बनती हुई दिख रही है। तो सुनील सर हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये 3 सवाल है सर मेरे मन में। पहला सवाल तो एकदम बेसिक सा है, भाई मार्केट खुश क्यों नहीं है। देखिए, आपने डेटा भी बताया कि एफआईएस ने भी ज़्यादा बिकवाली नहीं किया और डीआईएस ने भी कुछ खरीदारी की, तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ा। तो इसके पीछे है कि अब जब मार्केट की बात करते हैं तो लार्ज कैप का मार्केट में आपको एफआई ने नहीं बेचा वो काफ़ी नहीं है मार्केट को उठने के लिए। आप रिलेटिव वर्सेस एक्सपेक्टेशन कर, जैसे फंड मैनेजर का काम होता है, परफॉर्मेंस मैंने 10% या 20% रिटर्न दिया तो किसी ने बोला अरे बेंचमार्क ने 30% दिया, तो ऑलवेज इन कंपैरिजन, तो रिलेटिव है। तो मार्केट में अभी क्यों ये नाराजगी है ना, क्योंकि सबके साथ ये उम्मीद था कि जैसे ही ये वॉर की जो माहौल हटेगी और ब्रेंट क्रूड नीचे आएगा, 126 तक गया था, तो वहां से $50 कम हुआ है, $50। और हमने सबने इनसाइड द माइंड हमने सोचा कि ये एफआईएस इसके बाद वापस आ जाएंगे। तो जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा बेचा नहीं, उम्मीदें थी कि वो आएंगे जबरदस्त तरीके से, बिकॉज मैक्रो अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा कारण, क्योंकि इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ईपीएस ग्रोथ, सब में तेल का हाथ था। तो जब वो तेल का हाथ हटने वाली दिखा तो इन सब के कंसर्न्स तो ईज होनी चाहिए। तो एफआईएस दौड़ के वापस आएंगे करके सोचा था। और लार्ज कैप में क्योंकि उधर फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, अनलेस एक स्ट्रॉन्ग एफआईआई मूव आता है, खाली डीआईए बाइंग से लार्ज कैप नहीं बढ़ता है। तो लार्ज कैप के लिए आपको एफआईएस की तेजी से वापसी चाहिए। ऐसी बात नहीं चलेगी कि पूरे हफ्ते में उन्हें 2000 करोड़ बेचा इस हफ्ते। तो एक्चुअली एफआईएस आर द मेन रीजन। जो आपकी डेफिनेशन की मार्केट अगर ले कि निफ्टी का मार्केट है, तो एफआईएस ही कसूरवार है फ्रॉम हमारे पर्सपेक्टिव। और वो क्यों नहीं हमारे बारे में सोच रहे, मैं बताता हूं आपको कि उसमें आपके बाकी प्रश्न में से ही वो आंसर भी आ जाएगा। कि हमें बार बार हमने डिस्कस किया है कि एफआई की वजह इंडिया में नहीं आना की 3 वजह थे। क्योंकि ये वॉर के पहले सितंबर 2024 में ही एफआईएस तो निकल रहे थे, राइट। तो वॉर इज ओनली द लेटेस्ट नेल इन द कॉफिन जैसे कहते हैं। तो हमारी वैल्यूएशन की स्टोरी और एआई, वी आर नॉट परसीव्ड एज एन एआई नेशन, ठीक है। अब एफआईएस की वापसी होनी है तो मार्केट का वैल्यूएशन जो मैं टाइम करेक्शन, क्योंकि अब भयंकर करेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज डीआई के पास पैसा है, रिटेल के पास पैसा है। तो एक करेक्शन के कारण मार्केट वैल्यू जोन में आएगी, नहीं समझ सकते। इसके 2 ही आंसर है, एक टाइम करेक्शन और एक अर्निंग्स ग्रोथ की करेक्शन। अभी क्या है कि
जैसे आपके अगले सवाल एक है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग सीजन, अगला अर्निंग सीजन से कोई ज्यादा एक फेवरेबल चीज नहीं आने वाली है, तो इमीडिएटली है कि वापसी उसके कारण। और तीसरी बात है जो कि आपके तीसरा सवाल में है, एआई में करेक्शन हुआ, अगर वो करेक्शन और देर चलता तो एफआई शायद इंडिया के बारे में सोचेंगे। तो हमारे ये 3 प्रश्न में ही आंसर्स है कि पहली बात है कि ऑयल का मैं ये बताऊं कि ड्रॉप इन द क्रूज ऑफ प्राइस ऑयल, अंग्रेजी में मैं कहूंगा, इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एफआईआई रिटर्न। वो नेसेसरी है, अगर 126 में तेल रहती तो एफआई किसी हालत में नहीं आते इंडिया को, वो बात अलग है। तो गिरावट जरूरी था मगर वो काफी नहीं है, बिकॉज इंडिया के बारे में उनको इंडियन ग्रोथ की वापसी देखनी है, ईपीएस ग्रोथ की वापसी देखनी है, रिस्क का फैक्टर कम हुआ है, हम मानते हैं अभी लेस रिस्की है इंडिया, मगर खाली इस रिस्क के कारण वो नहीं आएंगे, बिकॉज उनको दूसरे मार्केट में अब तक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और उसके और 2 कारण हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। एक नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथनिंग। तो ये खाली बात ये नहीं है कि हमारे मार्केट के सिवा कोरिया ताइवान में एआई के कारण डाल रहे हैं, वो एक रीजन था, मगर पैसा यूएस को भी वापस जा रहा है बिकॉज डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रही है। हम एंड ऑफ द शो में मेरा एक डॉलर स्लाइड है, उसमें ये पॉइंट को मैं वापस दिखाऊंगा, क्योंकि वो इट्स रेलेवेंट फॉर कोरिया ताइवान का करेक्शन भी वही आंसर है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूत होना मींस दैट एक एफआईआई के लिए, राइट, जब उसकी देश में ही करेंसी वीक स्ट्रांग हो रही है तो हमारी करेंसी के ऊपर दबाव है, तो वो इमर्जिंग मार्केट के बारे में ही कम सोचेगा, और विद इन इमर्जिंग मार्केट सोचेगा तो उनके लिए कोरिया ताइवान बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या है कि इस बार कोरिया ताइवान में जो करेक्शन हुआ तो उस वहां पर क्या हो गया, तो उनकी जो रीजनल मार्केट इमर्जिंग मार्केट को एक ब्लॉक की तरह देखते हैं। तो जब ये करेक्शन शुरू हुआ, जिसका कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये कोरिया ताइवान वाली जो करेक्शन शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट का एलोकेशन गिर जाता है, और उस गिरते हुए एलोकेशन में शायद इंडिया को ज्यादा मिल सकता है, मगर ओवरऑल पूल कम हो जाता है। तो पहला चीज है कि एक स्ट्रेंथनिंग डॉलर और राइजिंग बॉन्ड यील्ड, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन की बढ़त के कारण एक हॉकिश होल्ड था इस बार फेड का, उसके कारण यूएस की इंटरेस्ट रेट्स भी 4.4 की तरफ बढ़ गई है। तो ये जब होता है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए डोमेस्टिक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लगता है, और अगर डोमेस्टिक इक्विटी वर्सेस इमर्जिंग इक्विटी देखें तो एक करेंसी का ड्रैग इमर्जिंग के ऊपर आकर एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का एलोकेशन को गिराता है, और इंडिया को उसी में अपना भी एक रिड्यूस्ड, हमारा शेयर शायद थोड़ा बड़ा बढ़ सकता है, मगर अगर पूल ही कम है तो उस शेयर की बढ़त का असर नहीं दिखता है। ये पहली बात है। सेकंड बात जो है इसमें कि जो मिड एंड स्मॉल कैप पॉकेट्स में, क्योंकि एफआईएस ज्यादातर लार्ज कैप में डालते हैं, मगर ऐसे नहीं कि मिड और स्मॉल कैप में नहीं करते, बिकॉज इवन एमएससीआई का इंडिया इंडेक्स में स्मॉल कैप का शेयर है, और एमएससीआई का एक अलग स्मॉल कैप इंडेक्स भी है इंडिया का। तो ऐसा नहीं कि पूरे एफआईएस नहीं दिखते, इट्स स्मॉल वैल्यू, पर उधर भी जो भी आते थे उनको अभी ये मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली हो रही है, ये रैली उनको डरा रही है, बिकॉज अभी वो अर्निंग्स से आगे बढ़ चुकी है वैल्यूएशन, especially in the context of Q1 results, Q1 results के एंटिसिपेशन में। तो एक ये ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड में, तो ये रिटेल ओन्ड सेगमेंट्स में क्या होता है कि जब एफआई बेचते हैं तो रिटेलर्स भी अपना लेवरेज को ट्रिम करके मार्जिन ट्रेडिंग को मार्जिन लेके जो खरीदते हैं वो भी कम हो जाता है। तो ये स्पिलओवर इफेक्ट ऑफ दैट इफेक्ट है। तो ये दोनों ही हमारे मार्केट को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और लास्ट वीक मैं देख रहा था कि ऑयल की कटौती के बाद भी 2 दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 था, यानी डिक्लाइन 2 गुना थे। तो इसमें क्या है कि हम उस फैक्टर को स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में देखें तो मैं देखता हूं कि एक एफआईआई है, एक डीआईआई है, और मैंने तीसरा टर्म कॉइन किया है जिसका नाम है निडी, NIDI, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। क्योंकि मैं देख रहा हूं तो ये निडी जो होता है, तो यहाँ पे रिटेल होता है, HNI होता है, और प्रॉप बुक्स भी होते हैं, और PMS का भी
जो खर्चा खरीदते हैं वो इंडिविजुअल नाम पे होता है। मैनेजर भले ही डिसाइड करे मगर वो एग्जीक्यूशन इंडिविजुअल नाम पे होता है। और फिर फैमिली ऑफिस जो काम करते हैं, ये सब मिलाकर मैं निडी, और ये निडी ने ही बहुत तंग किया इस हफ्ते। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। ये जो तेल की गिरावट में मैंने भी सोचा था कि अभी ये हटने के बाद वो भी जम के आएंगे, मगर क्या हुआ है कि वो तो जम के इसके पहले ही आ रहे थे। पिछले 3-4 हफ्ते में देखा आपको मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रही थी आपको लार्ज कैप को, बिकॉज ऑफ दिस निडी, राइट। सब पार्टली डीआईएस भी थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप खरीदते हैं, तो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, पर स्पेशली खास करके माइक्रो कैप सेगमेंट देखे, राइट, वहां पर ये लोग प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। तो ये उनका एक्शन भी अभी मार्केट में, ये कुल मिला के दे आर ड्राइविंग, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। लार्ज कैप में एफआई का बाइंग सेलिंग डिसाइड करता है मूव को, मगर ब्रॉडर मार्केट में ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी हाथ बहुत भारी है, और वो दोनों तरफा मार्केट को हिलाते हैं। और वहां पे मैंने देखा कि इस हफ्ते उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। मैं पैनिक सेलिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि पैनिक करने के लिए कुछ वजह नहीं थी। हाँ, कोई वजह नहीं थी, तो इसको पैनिक सेलिंग नहीं कह सकते। ये खाली मैं कहूंगा कि तेल गिर गया तो वो प्रॉफिट बुक करना लगे। उसको कहते ना, एक और भी एक कहावत है इंग्लिश में, बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन, सेल ऑन द फैक्ट। तो इन्होंने वॉर खत्म हो गई करके एक्सपेक्टेशन में खरीद दिया। अब जब वॉर एक्चुअली ब्रेंट क्रूड गिरता है तो जाके बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। और ये मैं एक नेगेटिव नहीं मान रहा हूं, देखिए ये उनका एक्शन है, मगर उनको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं तो ये लोग ऐसे ही बैठे बैठे स्टॉक प्राइस को ऊपर जाते नीचे जाते हुए देखते ना। तो इट्स गुड दैट ये भी प्रॉफिट बुक करके कोई कैश हाथ में ले ले तो भी अच्छी है, फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट इट इज गुड। बट एक्शन उनका रहा है इस बार, मार्केट को बढ़ने नहीं दिया जितनी तेजी से जिसके ऑयल प्राइस का गिरावट के कारण होना था। दैट्स ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज एन एक्शन। उसको राइट एंड रॉन्ग नहीं कह सकते, वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका गोल रीच हो गया होगा। उसके स्टॉक का प्राइस रखा उसने कि मैंने 100 पे खरीदा, अगर ये 300 पे जाता बेचूंगा, तो बेचना चाहिए ना उसको। दिस इज नॉट एनीथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स नॉट अ मार्केट व्यू, बट इट इज अ, तो ये कारण है इसका। और अगर आगे जाके हुए देखेंगे तो मेरा मानना है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही चलती रहेगी। बिकॉज एफआई की बात करें तो मेरा, आपने पूछा कि अरे रुपी स्टेबल है तो क्यों नहीं ये मार्केट, तो ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैंने किया है और मैं रोज करता हूं इसको, आप देख लीजिए। 10 साल का यूएस का है 4.372, राइट, ओके, ये आज का कल का फ्राइडे का डेटा है। और इंडिया का 10 साल का है 6.774, डिफरेंस बना 240 बेसिस पॉइंट्स। करेक्ट। तो एक डेट एफआईआई होगा तो वो डालेगा कि ये आप सोचेंगे कि अरे उसको 240 बेसिस इंक्रीमेंटल यील्ड मिल रहा है इंडिया में, राइट। अब करेंसी के ऊपर आते हैं। स्पॉट रुपी आज 94.31 है, बैरली इट हैज मूव्ड, फ्लैट है समझिए रुपी, राइट। बट ये स्पॉट रेट इज नॉट द इंडिकेटर टू वॉच फॉर एफआईआई फ्लो, इट इज अ फॉरवर्ड प्रीमियम। क्यों दिख रहा है? तो फॉरवर्ड प्रीमियम कल की डेटा मैंने निकाला तो है 270 पैसे। ये पैसे में डील किया जाता है इस मार्केट में, स्वैप पॉइंट्स कहते हैं इसको। तो 270 पैसे आपको देना पड़ता है अगर आपको हेज करना है। अब ये 270 का एक्चुअल इंटरेस्ट रेट में कितना होता है उसको डिवाइड करना चाहिए बाय 94, करेक्ट। तो ये 270 100 के ऊपर है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हेजिंग फॉर 1 ईयर इज 2.83%। सेकेंड लाइन में दिया है मैंने, देखो 269.75 into 100 डिवाइडेड बाय 94। यानी आपको अगर एक एफआई डेट एफआई आ रहा है, पहले डेट एफआई की बात करते हैं, उसको हेज करना है, मेरे को रिटर्न चाहिए, करेक्ट। मैं करेंसी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तो अगर वो 2.83% हेजिंग कॉस्ट पे कर रहा है आज, तो उसको नेट यील्ड बनती है 3.94, और वो बिना रिस्क लिए यूएस में उसको 4.372 मिल रहा है। तो वो क्यों 43 बेसिस पॉइंट्स कम रिटर्न इंडिया से लेके जाएगा, मार्केट में लेगा है उसको ना। उसको यहाँ पर डालने से करेंसी रिस्क है, इमर्जिंग मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है, इतना करके उसको नेगेटिव कैरी बढ़ रहा है। तो कौन सा डेट एफआई आएगा जो हेज करना चाहता है? अगर एक एफआई रिस्क लेना चाहता है, मैं ओपन रखूंगा
बात अलग है, ठीक है, मगर डेट में कौन करेंसी रिस्क को उठाएगा, बिकॉज एज इट इज मार्जिन बहुत थिन है ना, तो फुल्ली हेड बेसिस पे उसको नुकसान हो रहा है ना इंडिया में डाल के। आप सोचिए कि एक इक्विटी एफआई की बात सोचिए, वो भी यही देखेगा ना, जब उसको रिस्क फ्री रिटर्न 4.4% यूएस में मिल रहा है और उसके साथ उसको 2.83% उसको ऐड करना, यानी इंडियन मार्केट में उसको 6.8% रिटर्न मिला, तो ही इज इवन विदाउट हेडजिंग। अगर उन्हें हेड्ज कर दिया तो समझिए कि ऑलरेडी वो 2.83% कॉस्ट पे कर रहा है, राइट। सो उसके लिए इट इज अ डेंजर सिचुएशन। तो क्या है कि ये जो रुपी का हम शॉर्ट टर्म में, बिकॉज आरबीआई का एफएसएनआरबी के कारण, आरबीआई के इंटरवेंशन के कारण स्पॉट रुपी स्टेबल लग रहा है, मगर 1 ईयर के बाद आपको जो रुपी का लेवल होना चाहिए, राइट, मार्केट इज टेलिंग यू दैट इट इज 96.97, राइट। तो वो के लिए इक्विटी एफआई के लिए भी वो नुकसान है ना, जब वो पैसा लेके जाएगा वापस 1 साल के बाद, उसको नुकसान है। ऑन टॉप ऑफ इट पे एलटीसी आल्सो। यस। तो उसके लिए वो पैसा कहां से बनेगा, उसमें 12.5% आप टैक्स भी कटवा रहे हो, टैक्स भी कटवा रहे हैं। एफआई क्यों आएगा भैया, कब आएगा? तो यही स्लाइड में है, कब आएगा? जब यूएस की इंटरेस्ट रेट घटती है, जब यूएस की इंटरेस्ट रेट्स घटती है तब आएगा, तब आएगा, क्योंकि देन दिस इक्वेशन विल बी। आज उसको बिना रिस्क के 4.4% यूएस में बैठे बैठे मिल रहा है, राइट, और उसके बाद यूएस इक्विटी मार्केट भी अच्छी कर रही है, तो फिर इधर आने का मतलब ही नहीं है। करेक्ट। तो इसीलिए करेंसी इज अ बिग फैक्टर। सो स्पॉट फॉरवर्ड प्रीमियम इज क्लियरली दिखा रहा है। और इवन आप देखें तो डेट के लिए इन्होंने जीसेक के लिए बहुत ये दिया है ना, राहत दिया है ना, ओपन किया है, तो राहत दिया है, टैक्स का राहत दिया है। वहां पे भी 1 साल वाला नहीं आएगा, एक जो 3 साल 5 साल ले रहा है वो ओपन लेगा सिचुएशन को कि करेंसी रिस्क में मैनेज कर लूंगा, वो आएगा। बट 1 ईयर इन्वेस्टमेंट इवन इन डेट एफआईएस विल नॉट कम। तो ये शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए बहुत नेगेटिव है, बिकॉज ये प्रीमियम, तो अभी वो इधर वो प्रीमियम को गिरना है, वो तो बात मुश्किल है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के हिसाब से प्रीमियम तो रहना है, राइट। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 2.4%. 2.4%. Yeah. So no profit, no loss. If he then hedging cost comes down to 2.4. तो सेल ऑन न्यूज हो गया ऑयल की वजह से, और करेंसी स्टेबल है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। 2 पॉइंट तो मेरे खारिज हो गए। ये तीसरी पॉइंट है एल नीनो। अब क्या बात है कि एल नीनो का तो 90% दिया है आईएमडी ने, बट अभी जून में 42% ही मिला है। डेफिसिट भयंकर है जून में। यस, 42% ही लास्ट ईयर का जून का अभी तक का जितना बारिश हुआ 42% ही इस साल हुआ है। सो ये तो नेचुरली एफआईएस के लिए मैक्रो डेस्क ये मॉनिटर करते हैं, बिकॉज ये इंडिया के लिए पहली दफा है 3 साल में जो एक बिलो नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट, राइट। और फॉर अ फॉरेन फंड मैनेजर ये खाली लेस रेन की बात नहीं है, ये सीधा फूड इन्फ्लेशन पे जाके टिकता है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई का हैंड भी बंधे जाते हैं, तो कोई इंटरेस्ट रेट कट होगा तो लेट 2026 या अर्ली 2027 में हो सकता है, वो भी मुझे होगा कि नहीं डाउट है, मगर इमीडिएटली वो नहीं है। तो ये हायर फॉर लॉन्गर इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज आल्सो नेचुरल ड्रैग ऑन इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल ना। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये मॉनसून का वी शुड होप दैट सडन टर्न अराउंड होता है और ये इम्प्रूव होता है, इट्स अ होप। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये भी, और वो भी जुलाई अगस्त में हुई बारिश तो हुई, अभी तो पता ही नहीं। उसमें ठीक है, मैंने लिखा नहीं, एल नीनो का इफेक्ट एक्चुअली Q2 और Q3 में ही आता है। अब ये बारिश की शॉर्टफॉल एल नीनो के कारण नहीं है,
अब ये शॉर्टफॉल है। एक इंडियन ओशन डाइपोल करके और एक फैक्टर है, वो क्या है कि गल्फ के देशों में से एक काउंटर हवा आ रही है। ओके। तो यहां से साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो श्रीलंका को टर्न अराउंड करके वो अरेबियन सी से ऊपर आता है ना, वो दैट्स व्हाई केरला में एंटर करता है, फिर कर्नाटका, फिर बॉम्बे, राइट। अब ये अजीब सा एक नया डाइपोल करके है जो हवा गल्फ से आके इधर आके इसको टक्कर कर रही है और ये बारिश को आने नहीं दे रही है। ये एक्चुअल एल नीनो का इफेक्ट आपको Q2 एंड Q3 में ही आएगा। मतलब तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मगर ये रियलिटी है। मैंने एक्चुअली पढ़ा तो मैंने क्या कह रही यार, ये तो और मुसीबत है, ये कहां से इंप्रूव होगा मानसून। तो एक्चुअल एल नीनो का रियलिटी, एल नीनो का कारण नहीं अभी, एल नीनो का तो आएगा अभी, आएगा अभी। अभी तो से ये एक कारण है, एफआईएस की वापसी के बात कर रहे हैं तो वो है राइट। और फिर इसके डायरेक्ट सेक्टर रिलेटेड इम्पैक्ट भी है ना, कि एफएमसीजी एक फेवरेट सेक्टर होता है एफआईएस के लिए, तो सेफ सेक्टर होता है ना, मगर उधर ही देखिए रूरल डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंडेंट है ना, खरीफ क्रॉप ग्रोइंग रहती है। सेकंड, क्रॉप यील्ड्स भी ड्रॉप करता है तो रूरल हाउसहोल्ड्स भी कैश कंजर्व करते हैं, तो उनको वॉल्यूम ग्रोथ भी इससे इम्पैक्ट होगा। तो एफएमसीजी सेक्टर पे जरूर दबाव होगा। और अगले स्लाइड में देखें तो पावर, क्योंकि वाटर हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है ना बहुत सारे जगह में, यस, तो मानसून के कारण उधर हो गया तो पावर का भी डेफिसिट हो सकता है, हाइडल पावर जनरेशन कम होगा, फिर थर्मल कोर के ऊपर ज्यादा आपको डिपेंडेंसी बढ़ना होगा, फिर इंडस्ट्रियल का इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो एसएमई के ऊपर, ऑफ कोर्स एफआईएस के लिए एसएमई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, बाइंग एंड इसके लिए एसएमई सेगमेंट के ऊपर ये बहुत इम्पैक्ट है। सो मानसून का इफेक्ट इस साल के लिए एक बहुत बड़ा हेडविंड है और मल्टीपल सेक्टर पे पड़ेगा, वो बंदी सेक्टर पे पड़ेगा, राइट। तो अब आते हैं आपकी बात ऑन Q1 रिजल्ट्स। अब Q1 रिजल्ट के बारे में पहली बात क्या है आपको याद रखने की, कि Q4 का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, बिकॉज रॉ मटेरियल सब फरवरी में खरीदा हुआ रॉ मटेरियल को मार्च में इस्तेमाल किया, क्योंकि वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी को, राइट। अब क्या हो गया, मार्च में खरीदा हुआ रॉ मटेरियल, अप्रैल में खरीदा हुआ रॉ मटेरियल, मई में खरीदा हुआ रॉ मटेरियल, भले ही जून में आपको प्राइस गिर जाए, अप्रैल में जून 3 महीनों का रॉ मटेरियल हायर कॉस्ट तो आके इंपैक्ट दिखाने वाला है Q1 रिजल्ट में। यस, तो इसीलिए Q1 का अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वीक, बिकॉज ओएमसीज के लिए देखें तो वो सिवियर अंडर रिकवरी कैरी कर रहे हैं ना, बिकॉज बिलो मार्केट कॉस्ट उन्हें बेचा है ऑयल को, और मैसिव एलपीजी में ही उनको हर सिलेंडर पे 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, करेक्ट, राइट। तो क्यूमुलेटिव क्वार्टरली अंडर रिकवरी इस सेक्टर के लिए 1 लाख से 1.25 लाख करोड़, जो भी इन्वेंट्री गेन प्रीवियस क्वार्टर में मिला था पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो ओएमसी के लिए बहुत नेगेटिव है, Q1 रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव होंगे। फिर आते हैं पेंट्स एंड स्पेशलिटी, जहां पर आपको बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, थालिक एनहाइड्राइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मोनोमर, सब क्रूड और डेरिवेटिव से बनते हैं, बट इट इज 40 to 50% ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो डायरेक्ट ग्रॉस मार्जिन पे आपको 300 से 400 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल इंपैक्ट होने वाला है। तो ये पेंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल में आपको ग्रॉस मार्जिन का कंप्रेशन आके उनके लिए शायद ये बॉटम ऑफ देयर अर्निंग साइकिल होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। और तीसरा सेक्टर जहां पर इसका भारी इंपैक्ट होगा वो है पैकेजिंग एंड प्लास्टिक। इसमें भयंकर शॉर्टेज भी आ गया था। मेरा कॉफी का मैं फिल्टर का डिकॉक्शन पैकेट मुझे मिला नहीं 3 हफ्ते से, क्योंकि वो पैकेजिंग वाला उसका सप्लाई नहीं आया मुंबई से। मैं कावेरी कॉफी करके कॉफी पीता हूँ, उसका सप्लाई नहीं था, बिकॉज वो पैकेजिंग नहीं है। कॉफी है मेरे पास, पैकेजिंग नहीं है, 3 हफ्ते के लिए नहीं था कॉफी। तो ये क्या है कि ये तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग में उनका मार्जिन बहुत थिन होता है, और उनकी फिक्सेड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है लार्ज एफएमसीजी क्लाइंट्स के साथ, तो हर 6 महीने के बाद ही रीसेट होता है प्राइस।
तो इनके लिए सिवियर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन और एबिटा मार्जिन अक्रॉस द बोर्ड क्वार्टर 1 में आप प्रेशर देखने वाले हो। और फिर चौथा सेक्टर है एयरलाइन। अब इनकी अफसोस की बात क्या है, ये सीजन है उनके लिए पीक डिमांड का सीजन, स्कूल छुट्टी में है, सब लोग जा रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम से है मगर कॉस्ट भी उतनी है। 40% ऑफ एयरलाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एटीएफ। इसीलिए जो उन्होंने फ्यूल प्राइसिंग में एडजस्टमेंट किया कि कैरियर ने अप्रैल एंड मई में मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल को यूज किया है, तो इसीलिए इनकी वॉल्यूम्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी मगर कॉस्ट भी उस हिसाब से। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोस विल लुक, आपको टॉप लाइन, अरे एयरलाइन की नंबर्स रिकॉर्ड नंबर्स पे होंगे बिकॉज छुट्टियों पे सब लोग शिमला मनाली इधर उधर फ्लाइट करके जा रहे हैं, मगर उस हिसाब से अर्निंग्स में उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जरूर दबाव दिखेगा। तो ये सब है द एक्चुअल रिजल्ट की प्लानिंग। इसका और एक स्लाइड होगा ना, है इसका और एक स्लाइड। यस, की रिस्क टू वॉच। और रिस्क में क्या है इसमें कि गवर्नमेंट भी, अभी तेल का दाम घट गया तो उनके लिए फिस्कल डेफिसिट की बात है, तो एक्साइज ड्यूटी में जो उन्हें 10 रुपए का कट किया था पेट्रोल और डीजल, उसको शायद रोल बैक कर देंगे, तो ओएमसी के लिए और भी यस, वो तो खतरा कभी भी बना हुआ है वो 10 रुपए वाला। यस। और लोग ये भी कह रहे हैं कि दाम बढ़ाएं तो घटाओ भी, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है तो वो भी सरकार दुविधा में है कि कैसे कम करे। यस सर, नाउ एक मिनट बिफोर दिस, ये लास्ट स्लाइड पे आइए। तो इसमें एक बात है कि लोग नाराज ना हो, आपने सवाल पूछा था Q1 रिजल्ट के बारे में, मगर सब हर मार्केट का पार्टिसिपेंट जो है, फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, एमसीज के पास, पीएमएस के मैनेजर, एफआईएस के मैनेजर, ये सब उनको पता है। तो क्या है कि कंसेंसस एस्टिमेट्स में ही एक गिरावट आप देखेंगे, तो एक्चुअली अगर कोई कंपनी इसको अच्छी तरह मैनेज कर रही है और उतनी गिरावट नहीं जितना उम्मीद किया गया इस नंबर के थ्रू, वो स्टॉक प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि कंसेंसस को बीट कर सकते। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि Q1 रिजल्ट खराब है तो मार्केट भी डाउन होगा, क्योंकि मार्केट ऑलवेज आगे की सोचती है। अब तो वॉर का खत्म होने का स्थिति है, ब्रेंट क्रूड भी 72 पे आ गया, तो मार्केट भी अगले क्वार्टर के बारे में Q2 में पॉजिटिव होगा तो कितना होगा करके सोचना लगेगी। तो ये मत हो जाइए कि Q1 रिजल्ट की खराबी के कारण आपको Q1 में स्टॉक मार्केट भी खराब होगा, ये ऑटोमेटिकली कंक्लूजन मत ड्रॉ कीजिए, बिकॉज कंपनी टू कंपनी ये कैसे एयरलाइन की बात करी तो हाईली ऑपरेटिंग लिवरेज्ड है, तो जितना भी उनका ग्रॉस मार्जिन कटता है, फिर भी उनकी अगर वॉल्यूम्स इतनी बढ़ती है तो ईपीएस में ग्रोथ आ सकता है। ये मगर हर कंपनी कैसे मैनेज करती है अपनी सिचुएशन पे डिपेंड होता है, तो कंपनी स्पेसिफिक हो जाएगा, इट नॉट बी सो मच सेक्टर स्पेसिफिक बट कंपनी स्पेसिफिक, और उस बेसिस पे देखेंगे तो कुछ शेयर प्राइसेस एक्चुअली बढ़ भी सकते हैं बिकॉज उम्मीदें कम है, उससे बेहतर रिटर्न दिया तो बीट एक्सपेक्टेशंस की बात होगी तो शेयर प्राइस बढ़ भी सकता है। तो इसको डायरेक्टली आप कोरिलेट मत कीजिए विद द स्टॉक मार्केट। Q1 के बाद स्टॉक मार्केट का डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इट कुड बी बेटर आल्सो। तो नाराज मत हो जाइए, रिजल्ट दिस इज द रियलिटी, राइट? रियलिटी, यस यस। ठीक है, ऐसा है बात ना, अगर रियलिटी को आपको पता है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी अब सब लोग को रियलिटी पता है, तो अगर यू हैव एन अनएंटिसिपेटेड सरप्राइज पॉजिटिव, बट नेगेटिव भी आ सकती है, कोई कंपनी और भी खराब दिखा सकती है, तो इट्स दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज कंपनी स्पेसिफिक। सर, जो जुलाई में रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है ना, उसके बीच में ही एल नीनो भी आए, वहां से कुछ गड़बड़ है तो कमेंट्री खराब हो सकती तो लेट्स सी क्या होता है। सर, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, जो था कि जो टेक और चिप वाले, मेमोरी वाले स्टॉक थे, इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। पूरी दुनिया के जितने भी स्टॉक थे, और खासतौर पर कोस्पी वगैरह में तो 15 दिन में 3 बार तो 10-10% लोअर सर्किट लगाए उसने।
करेक्ट। तो ये तो क्या उसका खेल हो रहा है सर? आंसर यही मैं डील तो पहले नास्डैक से शुरू करते हैं बिकॉज वो टेक इंडेक्स है, राइट। तो एक हफ्ते में 5% गिरा, हम्म, करेक्ट। तो ये हम्म, टेक का सेल ऑफ उधर शुरू हुआ हम्म, क्या, क्योंकि उधर खबर थी एक जो मैंने स्लाइड में नहीं डाला, वो था कि गूगल के एआई के 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स कंपनी को छोड़ दिए। हाँ, तो वो वो एक ओपन एआई में नेगेटिव, चले गए हैं। वो एक नेगेटिव था। उसके हम्म, अलावा बाकी बातें मैं बाद में डिस्कस करता हूं। तो ये नास्डैक के रिजल्ट ने ट्रिगर किया कि अगली हम्म, स्लाइड में देखेंगे तो निक्के का दिखेगा 2.4% 1 वीक का फॉल, और हम्म, अगला स्लाइड में दिखेगा कॉस्पी का 7% फॉल, और ताइवान का 6.6% फॉल, राइट। हम्म, तो ये सब एआई रिलेटेड कंट्रीज है, राइट। हम्म, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट रीजन था मैसिव वाईटीडी गेन्स। अभी वापस वो चार्ट में जाइए, अभी यस, वाईटीडी पे नंबर दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूं। तो नास्डैक का भी जाइए, नास्डैक का वाईटीडी, नास्डैक का पहले वाईटीडी 8% है, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी नेक्स्ट पे आइए, निके का 34% है। करेक्ट, नेक्स्ट पे आइए, कॉस्पी का 95%, राइट, और नेक्स्ट पे आइए ताइवान का 52% है। तो ये 52। फैंटास्टिक रिटर्न्स दिया है। तो नेचुरली अब आते हैं, अभी वो स्लाइड पे आ जाइए वापस। तो क्या है कि इतने वाईटीडी गेन्स थे, तो यहां पर एक चीज जो आई कि ये सबको पता है आजकल डेटा ना कि $700 बिलियन टॉप 7 अमेरिकन कंपनीज इस साल एआई कैपेक्स में निवेश कर रही है। ट्रू, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो भी इस तो एआई में खेल रहे हैं, टोटल $700 बिलियन। हमारे रिलायंस का मार्केट कैप लार्जेस्ट कंपनी का 200 बिलियन है, राइट। एंड ये नंबर उनके प्रोजेक्शन में जब एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगले साल 1.3 ट्रिलियन का बता रहे हैं। तो इतना कैपेक्स के लिए, राइट, क्या वो सक्सेस होगी? क्योंकि विनर टेक्स ऑल होता है ना इसमें, क्योंकि ओपन एआई विल compete with क्लॉड, एंथ्रोपिक विल compete, बट एक ही विनर होगा। एक ही होगा। इतना भयंकर एंजाइटी है मॉन्यूमेंटल कैपेक्स के कारण, अभी डर थोड़ी थोड़ी आने लगी है, राइट। सेकंड चीज है कि जब ये एंजाइटी शुरू हुई तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने क्या किया, वॉल स्ट्रीट में ऐसा दिखा हलचल, तो सीधा आकर वो यहाँ पे वाईटीडी गेन्स भयंकर है, जो 3 मार्केट अभी मैंने डिस्कस किया, उधर जाके पहले प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। तो ये एक है कि ऑलरेडी रिटर्न अच्छा बन गया, राइट, और फ्यूचर में ये सस्टेनेबल है कि नहीं, एक डाउट आ गई, तो इसके कारण एक सेल ऑफ आ गया ड्यू टू प्रॉफिट टेकिंग, दैट्स नंबर 1, राइट, क्योंकि वैल्यूएशन का ओवरहैंग है ना ऑब्वियसली। नेक्स्ट चीज है नेक्स्ट स्लाइड में कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स है। ताइवान में टीएसएमसी एंड फॉक्सकॉन ऑलमोस्ट पूरे मार्केट को डिसाइड करते हैं। साउथ कोरिया में सैमसंग और एसके है टोटल। तो जब डीरिस्किंग होता है, बस 2 ही स्टॉक उनको बेचना है पूरी मार्केट को करेक्ट करने के लिए। करेक्ट। तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स है, तो हेवीवेट कॉन्सेंट्रेशन का ट्रैप है। तो क्योंकि वो ये नहीं करते कि इसको थोड़ा बेचे उसको थोड़ा बेचे, बेचना है तो 2 ही को बेचता है और प्रॉफिट भी उधर ही बना है, प्रॉफिट उधर ही बना है। तो ये सेकेंड रीजन था टेक एंड चिप स्टॉक्स के। और थर्ड रीजन जो है वो है स्पेशली कोरिया की, अब बात उठाई अपने, वहां भयंकर लिवरेज्ड मार्केट है। तो रिटेल ट्रेडर्स ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मार्जिन डेट लेकर इस एआई रैली को चेस किया है उधर लोकल्स ने। तो जब ये करेक्शन इंस्टीट्यूशनल डेस्क ने बेचना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड मार्जिन कॉल, और वो कहां से आके पैसा देंगे मार्जिन कॉल में, तो शेयर वो इंस्टीट्यूशन ही बेच डालेगी ना। सो दिस फोर्सेड लिक्विडेशन हैज कॉज्ड दैट मैसिव करेक्शन। तो और इसके पीछे
और एक कारण भी है, वो है डॉलर इंडेक्स। हमने इंडिया के बारे में भी कहा था, इसके बारे में, डॉलर के बारे में बात की। तो डॉलर इंडेक्स क्या है? YTD 3% बढ़ा है, एक महीने में 2.25% बढ़ा है। इसका क्या प्रॉब्लम है पता है? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने लिखा है उधर कि जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है, राइट, तो क्या है कि रेट कटिंग तो अभी गई काम से यूएस में, और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि ये हायर यील्ड्स टेक स्टॉक के लिए, खासकर हाई ग्रोथ टेक कंपनीज, बिकॉज उनकी फ्यूचर कैश फ्लोज को भी ये डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है ना। वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होता है ना, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ रही है उसको एक डिस्काउंट रेट से हम डिस्काउंट करके आज के दाम पर लेके आते हैं। ऑपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग है ये डिस्काउंटिंग, करेक्ट। अब वो डिस्काउंट रेट बढ़ गया, कंपनी की अर्निंग्स में बदलाव नहीं है, 30% पर एनम है, पर पहले 30% के लिए उन्होंने शायद 3.5% का डिस्काउंटिंग रेट यूज किया होगा, आज 4.5 यूज कर रहे हैं, तो 1% का नेचुरली स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट दिखाएगा ना। यस, तो ये डिस्काउंटिंग रेट स्पेशली फॉर टेक स्टॉक्स, बिकॉज हाई ग्रोथ कंपनीज है, तो उसमें छोटा भी एक डिस्काउंटिंग रेट में फर्क आता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स भयंकर डिफरेंस होता है उनकी वैल्यूएशंस में। तो ये यूएस का जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो था एक कारण इस टेक स्टॉक में सेल ऑफ। सेकंड बात उधर भी है जिसमें मैंने लिखा नहीं मैंने, कि ये जो कैपेक्स जो है एआई के लिए, वो पूरा इक्विटी में फाइनेंस नहीं हो सकता है, उसके लिए बोरोइंग भी बढ़ने की जरूरत है, बढ़ गई सर, हायर कॉस्ट, क्योंकि इतना साधारण थोड़ी अपना इक्विटी में डालेंगे, वो जितना बोरो कर सकते हैं बोरो करेंगे ना, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये सब। सर किया है इस पे, मैंने एक सोलो शो किया है, कल ही मैंने उसको अपलोड किया था। पहले 3 महीने में $175 बिलियन का बॉन्ड ले चुके हैं ये लोग, ये सारी बैंक जो ऊपर की 7-8 कंपनीज है। तो एक तो आप डेट लेके अपना कैपेक्स करोगे, और महंगा डेट लेके। तो पहले क्या था कि आप अपने इंटरनल एक्रूवल से कर रहे थे, तो रिस्क एक कंपनी तक लिमिटेड था। अब तो आप सिस्टमिक रिस्क भी बना रहे हो कि डेट लेके कैपेक्स करोगे, पैसा नहीं बना, तो बैंक को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत, और सिस्टम को भी दिक्कत। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है वहां पे। बिल्कुल। और इसके अलावा डॉलर स्ट्रेंथनिंग से क्या होता है कि रीजनल करेंसी का वीकनिंग होता है ना, तो इसीलिए एफआई का भी इन्वेस्टर, that's why you see Nasdaq has not fallen as much as these markets, because करेंसी रिस्क नहीं है। एक यूएस एफआई को नास्डैक में डालने में करेंसी रिस्क नहीं है, बट कोरियन मार्केट या जो भी मार्केट में डाला उसको करेंसी का वीकनिंग, बिकॉज डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन। इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया आपको, इस महीने में ही 3% डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, तो 2.25% बढ़ा है, राइट। 1 मंथ का डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथनिंग इज 2.25%। तो ये भी एक चीज है जो एफआईएस को डरा रही है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एक्सपोजर, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया को भी आया। तो जब इमर्जिंग मार्केट पूल में वो घटा रहे हैं, तो नॉट ओनली दिस मार्केट, इंडिया को भी घटा रहे हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है, तो उनके लिए आउटसाइड यूएस इन्वेस्टमेंट इज दैट मच मोर कॉस्टली। यस, इवन जापानीज करेंसी तो बहुत वीक हुई है सर, वहां तो और ज्यादा रिस्क जापानीज करेंसी। करेक्ट। तो ये सब चीज है जिसने कॉज किया। बट फ्यूचर की बात करें ना अब थोड़ी बहुत, तो पहली बात ये है कि ये ब्रेंट क्रूड का गिरावट के कारण अगर फेड में मूड बदलता है रेट हाइक के बारे में, अभी भी 60-70% रेट हाइक का दिसंबर के पहले ओपिनियन पोल्स दिखा रही है, और ये इसके लिए ऐड कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर इंटरेस्ट रेट अगर और भी बढ़ रही है, रेट हाइक है, तो ये सब चीजों और भी खराब लगेगी। मगर अगर ये तेल की अभी जो गिरावट है वो अमेरिका में दिखता है इन्फ्लेशन की प्रिंट में, फिर एक रेट उधर स्टेबल हो या रेट कट हो, फिर ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, बोथ फॉर अदर एआई कंट्रीज एंड फॉर इंडिया। तो ये पूरा माहौल बदलेगा, एंड फॉर एफआईएस टू कम बैक टू इंडिया, अगर यूएस में इन्फ्लेशन घटती है, then that is the biggest positive for all emerging market including India. So ये एक फैक्टर है जो अगला फेड पॉलिसी, मुझे डेट्स पता नहीं है सर, वो 28 जुलाई को है शायद।
तो 28 जुलाई में हमारी अर्निंग सीजन का भी 15 दिन हो चुका होगा। हम्म, तो बाय देन यू विल गेट अ गुड सेंस। मॉनसून एल नीनो का भी इफेक्ट दिखेगा। एल निनो का इफेक्ट दिखेगा। So I think that's an important, also इस बार फेड का पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, बिकॉज वॉर्स ऐसे बंदे हैं जो करंट के ऊपर डील करते हैं। हम्म, उनका जो भी है ना, तो फेड कहते हैं ना डॉट प्लॉट, सब उतना वो डॉट फॉलो नहीं प्लॉट। करते। वो एक प्रैग्मेटिक पर्सन है, तो अगर उनको इन्फ्लेशन घटते हुए दिखेगा तो वो भी डविश पॉलिसी में बदलने में वक्त नहीं लगाएंगे। वक्त नहीं लगेंगे। तो यस। वो यूएस इक्विटीज के लिए भी पॉजिटिव होगा, इंडिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज के लिए भी पॉजिटिव होगा, राइट। सेकेंड चीज क्या है कि ये वाली जो करेक्शन जो इस हफ्ते हुआ है, एआई रिलेटेड करेक्शन, अगर वो सस्टेन होता है अगले हफ्ते में भी और उसके हफ्ते में भी, देन प्रोबेबली एक तरह से इंडिया एज ए एआई हेज एफआईएस के लिए थोड़ी पॉजिटिव दिख सकती है, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी, उधर प्रॉफिट बुक किया तो वो प्रॉफिट को रीडिप्लॉय करनी कहीं पे करना है, तो वो पैसा इंडिया को आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि पूरा नेगेटिव मत सोचिए इंडिया के बारे में, क्योंकि एक यूएस इन्फ्लेशन अगर घटती है, दूसरा ये एआई सेल ऑफ अगर कंटिन्यू होता है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए एफआई फ्लोस के लिए थोड़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। और थोड़ा भी पॉजिटिव एफआई के फ्लो बन गया तो मार्केट अच्छी लेवल्स पकड़ सकती है आसानी से, बिकॉज आज देखा हमने 2200 करोड़ एफआई का सेलिंग था, फिर भी मार्केट फ्लैट रहा रफली, राइट। तो मेरा थोड़ा भी उनका सेलिंग हर दिन में लेट्स से 2000 करोड़, तो वीकली 10,000 करोड़, मंथली 40,000 करोड़, बहुत बड़ी पुश होगी मार्केट के लिए अगर वो हुआ तो इसलिए दो चीज ट्राई करना चाहिए। ये एक यूएस में गैस प्राइस का इन्फ्लेशन, लोकल गैस पंप में, गैस पंप उधर तो फ्री प्राइसिंग है ना, 110 वाला इन्फ्लेशन सीधे गैसोलीन प्राइस में दिखा था उधर, अब 76 का भी उधर दिखना चाहिए। तो अगले हफ्ते में जब भी इन्फ्लेशन की डेटा सामने आती है यूएस का, हम सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सर अभी जो लेटेस्ट नंबर आया है उनका 4.1 आया था कोर पीसी का और 3.8 कोर पीसी का। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो उनका $5 पर गैलन तक गया था प्राइस। हाँ। अभी मुझे कोई बता रहा था कि 4.2 के आसपास आ गया है, तो वो प्राइस पंप पे नीचे आया है। तो जो नेक्स्ट मंथ आएगा नंबर और आएगा, अभी 72 पे सेटल हो गया है, करीबन एक हफ्ता 72 के लेवल पे ही है तेल, राइट। तो अभी वो अगले इन्फ्लेशन प्रिंट जरूर कम होगा। तो देखिए उधर इमीडिएटली एक एनालिस्ट सब रीरेट करेंगे यूएस का, तो अगर वो होता है तो डेफिनेटली आपको डॉलर भी वीकन होगा। यस। तो ये आके इवन इफ एल नीनो इज बैड, आपको ये इंडिया को बेल आउट कर सकता है, एफआई फ्लोस थोड़ी वापस बढ़ सकती है फ्रॉम द लो दैट इट हैज गॉन टू, एंड वो मार्केट को उठाएगा। सो मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू ट्रैक इज, एक ये एआई रिलेटेड सेल ऑफ कंटिन्यू होता है कि नहीं, और वो मीडियम टर्म माने 2-3 हफ्ते के लिए भी लास्ट होता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज एफआईएस उतना अपना अलोकेशन टू दोस कंट्रीज को घटाएंगे तो वो इमर्जिंग मार्केट पूल के अंदर इंडिया को जरूर अपना अलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। सर अब देखिए ये मंथली वाला डेटा है एफआईआई का, देखिए अप्रैल में 70,000 करोड़ था, फिर मई में 55 हो गया और जून में अभी 45 है, कंटिन्यूसली कम हो रहा है। नहीं मगर ये जून का 45 जो है वो है कि फर्स्ट हाफ में 30,000 करोड़, सेकेंड पार्ट में 15, क्योंकि फर्स्ट वीक में हमें याद है आपने 2 शो पहले कहा था कि ये पिछले महीने का टारगेट तो अभी एग्जैक्टली तो अब देखिए कितना कम हो गया है कि अभी 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 10,000 करोड़ नहीं करेंगे, तो एक ये भी अच्छा पॉजिटिव है, धीरे धीरे उनकी जो सेलिंग है वो कम हो रही है। इवन मार्च में देखिए युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें 1,22,000 करोड़, वहां से सीधे आधा हो गया, फिर कम 45 पे आ गया है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, पॉजिटिव। अच्छा संकेत है। मेरा मानना है कि दिस हैज टू बिकम पॉजिटिव। फरवरी में देखिए ओनली 6,000 करोड़ नेगेटिव, वो फरवरी महीना अगर जुलाई में रिपीट हुआ, यस, फिर मार्केट आपको नई हाईज पहुंच सकती है। हो सकता है सर, हो सकता है। So that is what I am saying. So खबर
सब बहुत डिफिकल्ट लग रही है सिचुएशन। जो हमने बात किया बहुत नेगेटिव एंड बैरिश आउटलुक डेटा से आते हुए दिख रहा है, मगर मेरा मानना है कि ये सब ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ट्रैक करना बस एक है जो एआई करेक्शन, दूसरा है यूएस में गैस पाइप का इन्फ्लेशन। तो उससे आपको नेक्स्ट इन्फ्लेशन प्रिंट जब भी रिलीज होता है, उससे आप मार्केट को देखिए, रेट हाइक को कम प्रोबेबिलिटी बढ़ गिर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट फ्लो बढ़ेंगे, तो वो एक स्ट्रांग चीज होगा। और ब्रेंट अगर 72 पे स्टेबल होता है तो आरबीआई की भी रेट हाइक की डर चली जाएगी, बिकॉज 72 पे कंफर्टेबल है। बिकॉज 65 टू 70 तो मैनेज कर लेगी आरबीआई, तो 72 का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये 75 पे टिकना है, राइट। तो आई थिंक पॉजिटिव न्यूज है। द ओनली नेगेटिव फॉर अस इज, मैं कहूंगा कि एल नीनो का डैमेज कितना होता है, दैट इज ओनली थिंग। और वो मेरे लिए क्लैरिटी इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगी। एल नीनो इफेक्ट Q2 Q3 में ही पूरा दिखता है। तो मेरे ख्याल में हमारी भी इन्फ्लेशन प्रिंट कम आएगी ना, विद ड्यू टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, राइट। सो डेटा इज प्रॉब्ली गोइंग टू ड्राइव इट। और सेकंड चीज है कि मेरा लास्ट मंथ डीआईएस के लिए भी फ्लोज कम हुए थे, डी म्यूचुअल फंड के लिए, पर इस महीने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बाउंस बैक हो जाएगा। डेटा पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस लाना है अभी, थोड़ा मन में लोगों के डर है। कॉन्फिडेंस किसको? नीडी को, नॉन नीडी को। इंस्टीट्यूशनल। सर नीडी जो है ना, वो नीडी है, उसको तुरंत चाहिए, वो क्यों वेट करेगा? नहीं, मगर अगर जैसे मेरा मानना है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो घूम फिर के वो पैसा वापस आ जाएगा मार्केट में। अर्निंग सीजन में आएगा सर। जो आपने जो भी सेक्टर दिखाया ना अर्निंग सीजन वाले, जिनमें मान लीजिए बहुत खराब रिजल्ट आया लेकिन आउटलुक अच्छा दिख रहा, तो वहां पे खरीदेंगे वो लोअर लेवल पे, क्योंकि उनको आगे फ्यूचर अच्छा दिखेगा वहां पे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट वीक हम लोगों का जो है, अगले महीने हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो कोई रिजल्ट तो नहीं आया होगा, उसके बाद वाले हफ्ते में आएगा। यस, उसके बाद वाले में जस्ट एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में टीसीएस आ जाएगा शायद 9 तारीख। ये संडे तो 5 है, तो उसका अगले संडे तो 12 होगा ना। टीसीएस आ चुका होगा सर। शायद 9 तारीख को है टीसीएस, 9 तारीख तो वहां से आगाज हो जाएगा, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। करेक्ट। ओके सर, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या तस्वीर बनती है, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि बेहतर चीजें हो रही हैं, और ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जो भी नंबर हमने देखे पुराने डेटा नंबर है, आगे फ्यूचर बढ़िया देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते फिर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है, फिर उसी हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।